नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज वंदे राष्ट्र में हम जिस मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके बच्चे की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। और ये विषय ऐसा है जो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। जिस विषय का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उसको लेकर, अगर आपके बच्चे को चलने फिरने में कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये गंभीर मामला है। अगर चलने में बच्चा बार बार कहता है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है तो आप सिर्फ पेन किलर देकर अपना पीछा मत छुड़ाइए, बल्कि इस समस्या की पड़ताल करने की ज़रूरत है। अगर बच्चा ठीक से नहीं चल पा रहा है तो चलते समय वो अपना पूरा पैर ज़मीन पर नहीं रख रहा है तो ये एक गंभीर समस्या है। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एड़ी या पंजे के बल चलते हुए दिखाई देते हैं या फिर वो घुटनों के बल चलते हुए दिखाई देते हैं। एक उम्र तक ये बात ठीक है, लेकिन एक उम्र से बड़े बच्चे भी पंजे के बल चल रहे हैं। अगर बच्चे के पैर में धीरे धीरे अकड़न बढ़ रही है, बच्चे के पंजे के बल चलने की आदत ज्यादा दिख रही है या फिर उसे चलने में समस्या हो रही है तो नजरअंदाज कतई मत कीजिए। ये एक तरह की आनुवांशिक बीमारी हो सकती है जो माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है। माता पिता को भले ही चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इस बीमारी के जीन माता पिता में मौजूद रहे और वो अगली पीढ़ी में जाकर के सक्रिय हो रहे हैं। ये समस्या या तो माँ के जीन में हो सकती है या पिता के जीन में हो सकती है और इसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक आनुवांशिक रोग है। लखनऊ में SGPGI के मेडिकल जेनेटिक्स विभाग की तरफ से एक शोध में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। आज इसी रिसर्च को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। SGPGI के मेडिकल जेनेटिक्स विभाग के डॉक्टरों की तरफ से एक महत्वपूर्ण रिसर्च की गई है। जिन बच्चों को चलने में दिक्कत होती है उसे लेकर यह शोध सामने आया है, जिसमें कई बहुत क्रिटिकल फैक्ट्स लोगों के सामने रखे गए हैं। ये किस तरीके के हैं ये समझिए। SGPGI में 16 परिवारों के 21 बच्चों पर अध्ययन किया गया है। इंडियन पीडियाट्रिक्स जर्नल में यह शोध प्रकाशित हुआ है। शोध बाल चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिन बच्चों को चलने में दिक्कत होती है उनके ऊपर यह जांच की गई है। बीमारी से प्रभावित बच्चों की जेनेटिक जांच करवाई गई है। पंजों के बल चलना, पैरों की जकड़न ये प्रमुख लक्षण मिले हैं। बच्चे का पंजों के बल चलना आनुवांशिक हो सकता है। बच्चों में लक्षण औसतन 5 वर्ष की उम्र में शुरू हुए हैं। सही बीमारी की पहचान करीब 8 साल की उम्र में हुई है। 2018 से 2023 के बीच यह अध्ययन पूरा किया गया। न्यूरोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल जांच से इस बीमारी की पुष्टि हुई है। कई परिवारों में यह समस्या पीढ़ियों तक मिली है। इससे बीमारी के वंशानुगत होने के भी संकेत मिले। कुछ महत्वपूर्ण जीन्स में बदलाव भी पाया गया है। ये जीन मांसपेशियों और नसों से जुड़े हुए हैं। लंबे समय तक पंजों पर चलना कोई सामान्य बात नहीं है। छोटे बच्चे जो 5 साल के भीतर रहते हैं वो घुटनों के बल, पंजे के बल चलते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी आपका बच्चा चल रहा है पंजे के बल तो आप ये समझिए कि जेनेटिक काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है। उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे विशेषज्ञ को दिखाने ही चाहिए, क्योंकि ये एक नई हेरिडेटरी प्रॉब्लम आ रही है। केवल फिजियोथेरेपी इसके लिए कोई पर्याप्त रास्ता नहीं है। जल्दी पहचान से इलाज आसान हो सकता है। भविष्य के आनुवांशिक जोखिम का भी
इससे पता चल जाता है। अब पीजीआई में 16 परिवारों के 21 बच्चों की जेनेटिक जांच में जो खुलासे हुए हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं। 8 अलग अलग जीन्स में 18 आनुवंशिक बदलाव पाए गए हैं। 6 बदलाव सीधे बीमारी पैदा करने वाले हैं। 10 बदलाव बीमारी का खतरा बढ़ाने वाले हैं। यानी अगर इसके सिम्टम मिल रहे हैं तो ये जनरेशन में अगर नहीं भी दिक्कत है तो आगे हो सकती है, इसलिए इसका इलाज जरूरी है। 2 बदलावों की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है, उस पर रिसर्च चल रही है। 13 परिवारों में ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न मिला है। दोनों माता पिता से दोषपूर्ण जीन बच्चे तक पहुंचे हैं, इस बात के भी सबूत या रिसर्च में फाइंडिंग्स सामने आई हैं। 2 परिवारों में ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न मिला है। एक दोषपूर्ण जीन से भी बीमारी हो सकती है, यानी माता या पिता या फिर माता और पिता, एक परिवार में एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी बीमारी मिली है। जेनेटिक जांच ने बीमारी को सही रूप में पाया है, यानी जब जेनेटिक्स की जांच की गई तो उससे ये सारी चीजें ज्यादा पुख्ता तौर पर सामने आई हैं रिसर्च में। मांसपेशियों में अकड़न और चलने में दिक्कत होने पर लोग अक्सर बच्चों में सेरेब्रल पॉल्स समझकर इसके भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मामला इससे आगे का है। पैरों की जकड़न एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी से आगे का मामला है। चाल लगातार बिगड़ती जा रही है तो यह एक गंभीर सिम्टम है। शुरुआती लक्षण सेरेब्रल पॉल्सी जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन बात इससे आगे की है। सही बीमारी पहचानने में भी देर लग रही है, यानी सिम्टम 4-5वें साल में ही सामने आ रहे हैं, लेकिन पकड़ में आ रही बीमारी 8 साल या 9 साल में। पंजों के बल चलना सामान्य बात नहीं होती है। परिवार में इतिहास न होने पर भी इसकी जांच कराना चाहिए। एचएसपी की जेनेटिक जांच समय पर करानी चाहिए। जल्दी पहचान से इलाज की दिशा तय हो जाती है। सेरेब्रल पॉल्सी क्या है यह भी आप समझ लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं या जेनेटिक चेंज की हम बात कर रहे हैं, वो और जो पहले से स्थापित सत्य है सेरेब्रल पॉल्सी, दोनों में क्या फर्क है। सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क से जुड़ी हुई घातक बीमारी है। यह एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। गर्भावस्था या जन्म के समय यह बीमारी हो सकती है। मस्तिष्क को नुकसान से सेरेब्रल पॉल्सी रोग पनपता है। इससे बच्चे के चलने फिरने में दिक्कत होती है। हमारा दिमाग जिस तरीके से ऑपरेट करता है पूरे शरीर को, उस ऑपरेटिंग पार्ट की यह प्रॉब्लम है। बच्चे को संतुलन बनाने में दिक्कत होती है, तभी वो पंजे के बल चल रहा होता है। इसके अलावा हाथ पैर में अकड़न या कमजोरी दिखाई दे सकती है। बोलने और सीखने में भी उसे परेशानी हो सकती है। बीमारी बढ़ती नहीं है, लेकिन लक्षण बदल सकते हैं। समय पर इलाज और थेरेपी से इसका सुधार किया जा सकता है। अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है तो उसका इलाज मौजूद है। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी दोनों सबसे अहम उपाय हैं। कुछ मामलों में दवाएं या सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। जल्दी पहचान हो जाती है तो फिर जीवन बेहतर हो सकता है, यह भी हमें समझना होगा। बच्चों को चलने फिरने में जो आनुवंशिक बीमारी का पता चला है वो कितने तरह की हो सकती है, यह भी समझते हैं। 16 परिवारों के 21 बच्चों के जो सैंपल लिए गए उसमें कितनी तरह की बीमारियां
पाई गई हैं, ये भी हम आपको डिटेल से बताते हैं। एसपीजी 35 बीमारी सबसे अधिक 6 परिवारों में मिली है। एसपीजी 11 3 परिवारों में पाई गई। एसपीजी 52 2 परिवारों में यह बीमारी भी पाई गई। एसपीजी 18 बीमारी का एक मामला सामने आया है। एसपीजी 15 का दुर्लभ प्रकार भी एक परिवार में मिला है। एसपीएसडी प्रकार की बीमारी की पहचान की गई है। ये एक नई तरह की रिसर्च। एसपीजी 4 बीमारी का भी एक मामला पहचान में आया है। एसपीजी 2 जैसी दुर्लभ तरह की बीमारी भी इन परिवारों में, एक परिवार ऐसा है जहां पर मिली है। एक ही बीमारी के कई अलग अलग प्रकार भी मिले हैं। बीमारियों की आनुवंशिक वजह अलग अलग पाई गई, यानी जो आनुवंशिक वजह हैं वो एक ही नहीं है, अलग अलग वजहों से भी इस तरीके की बीमारी पनप सकती है। जो बीमारी एक ही होगी लेकिन उसके लक्षण या उसके पनपने की वजह अलग अलग हो सकती हैं। आनुवंशिक बीमारियां कौन कौन सी होती हैं इसको भी समझ लेते हैं। आनुवंशिक बीमारियां जीन या गुणसूत्रों की गड़बड़ी से पनपती हैं। बीमारियां माता पिता से बच्चों को विरासत में मिल जाती हैं। थैलेसीमिया रक्त की एक प्रमुख आनुवंशिक बीमारी है। सिकल सेल एनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। हीमोफीलिया में खून जल्दी नहीं जमता है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से मांसपेशियां कमजोर होती हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस फेफड़ों पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। हंटिंगटन रोग तंत्रिका तंत्र को वंशानुगत रूप से बीमार करता है। मॉर्फन सिंड्रोम हृदय, आंख और हड्डियों को प्रभावित करता है। फैमिलियल हाई कोलेस्ट्रॉल से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। कलर ब्लाइंडनेस कई मामलों में आनुवंशिक होती है। कुछ प्रकार का बहरापन या अंधापन ये भी जेनेटिकली है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक जांच से बीमारी के जोखिम का पता चल सकता है। बच्चों को चलने फिरने में जो दिक्कत होती है उसको लेकर अलग अलग परिवारों पर शोध हुआ। इससे देश के तमाम बच्चे जिसमें समय से बीमारी का पता नहीं चल पाता है, उन्हें इसके क्या फायदे होंगे ये भी हम आपको बताते हैं, ताकि ये रिसर्च आपके काम आ सके। दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी की पहचान इस रिसर्च के बाद आसान होगी। जो फाइंडिंग्स हैं उससे आप कंपेयर कर पाएंगे। समय पर जेनेटिक जांच को बढ़ावा मिलेगा। बच्चों का सही इलाज समय रहते शुरू हो पाएगा। परिवारों को आनुवंशिक जोखिम की जानकारी मिल जाएगी। जेनेटिक काउंसलिंग को भी नई मजबूती मिलेगी। गलत इलाज की संभावना कम होगी। दुर्लभ रोगों पर भारत का शोध मजबूत होगा। डॉक्टरों को सटीक निदान में भी मदद मिलेगी। बच्चों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। जिस तरीके की इस शोध की फाइंडिंग्स हैं उससे समय पर ट्रीटमेंट, बाल चिकित्सा, इसके लिए खास तौर से यह शोध काफी महत्वपूर्ण है,
क्योंकि बच्चों से जुड़ी जो बीमारियां हैं आमतौर पर उसको सिम्टम देख करके ही अंदाजा लगाया जाता है, या फिर जो पेरेंट्स बता रहे हैं उनके फीडबैक पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब इस तरीके की जांच प्रक्रियाएं होती हैं, शोध होते हैं, तो उससे कुछ नई चीजें सामने आती हैं जो बहुत जरूरी हैं कि इस देश की जो भावी पीढ़ी है उसमें जिस तरीके के जेनेटिक बीमारियां आने की संभावनाएं हैं उनको किसी तरीके से या समय रहते उनका इलाज किया जा सके, रोका जा सके, और आगे आने वाली जनरेशन्स में वो बीमारियां न जाएं, इसके लिए भी उपाय किए जा सकें। जंतर मंतर पर हमने आंदोलन देखा। इस आंदोलन से पहले भी, आंदोलन के दौरान भी सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है नॉर्मल डेज में भी, उसकी निगरानी बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय किसी भी सरकार के लिए। दुनिया भर में, भारत में भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया पर निगरानी करने के लिए केंद्र सरकार अब सतर्क हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से छात्रों के विवादित वीडियो वायरल किए गए, उससे सरकार अब ज्यादा चौकन्नी है। सरकार का फोकस अब ऐसे कंटेंट को फिल्टर करने पर भी है जो सोशल मीडिया पर काफी सेंसिटिव है, संवेदनशील है। सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया जा रहा है। इस निगरानी तंत्र में जवाब देने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से 24 विभागों को जोड़कर नई टीम का गठन किया गया है। सोशल मीडिया पर क्विक रिस्पांस टीम के जरिए निगरानी की जाएगी, जिससे विवादित कंटेंट को वायरल होने से रोका जा सके। झूठी और अफवाह फैलाने वाली खबरों पर अब सरकार खुद मॉनिटरिंग करेगी। जो टीमें बनाई जा रही हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे निगरानी करेंगी, जिससे झूठी और अफवाहजनक खबरों को तत्काल रोका जा सके या रिपोर्ट किया जा सके। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए केंद्र सरकार की योजना किस तरीके की है, सबसे पहले यह समझिए। केंद्र सरकार सोशल मीडिया निगरानी के लिए क्विक रिस्पांस यूनिट्स बना रही है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों की में टीमें गठित की जा रही हैं। क्यूआरटी का उद्देश्य फर्जी सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करना है। क्यूआरटी 24 घंटे सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी होगी। भ्रामक पोस्ट और वीडियो की पहचान की जाएगी। अफवाहों पर तथ्यात्मक जवाब तुरंत जारी होगा। सरकार का उद्देश्य सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। सही जानकारी ही लोगों तक पहुंचे, यही सरकार चाहती है। निगरानी व्यवस्था को इसीलिए मजबूत किया जा रहा है। विभागवार त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली लागू की जा रही है, यानी जिस विभाग का वो वीडियो होगा वो विभाग तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करेगा अगर कोई अफवाह जैसी स्थिति है। जो क्विक रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी ये भी हम आपको बताते हैं। फर्जी पोस्ट और वीडियो की लगातार ये टीमें निगरानी करेंगी। भ्रामक जानकारी और तथ्यात्मक जवाब तैयार करेंगी, यानी किसी वीडियो को अगर हटाया जा रहा है या उसका कंटेंट इस तरीके का है जिस पर सफाई की जरूरत है, तो फिर वो जवाब तैयार होगा और तय समय में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया विभाग की तरफ से, इस टीम की तरफ से दी जाएगी, ताकि सही चीज, सही बात लोगों तक पहुंच जाए। अफवाहों का प्रभाव क्यूआरटी की टीम कम करने का प्रयास करेगी। सभी प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय निगरानी रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से जानकारी ली जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालयों से तत्काल सूचना भी जुटाई जाएगी। विभागों के बीच
समन्वय बनाया जाएगा। चौबीस घंटे सक्रिय रहकर जवाबदेही निभाई जाएगी। अब किन सरकारी विभागों में ये रिस्पांस टीम बनाई गई है, ये भी हम आपको बताते हैं, ताकि ऐसे विभाग जो संवेदनशील श्रेणी में है। NHAI ने QRT का गठन कर दिया है, हाईवेज NHAI। EPFO ने सोशल मीडिया टीम को नई जिम्मेदारी दी है। DGCA ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था शुरू कर दी है। AI भी QRT प्रणाली से जुड़ा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कई दूसरे मंत्रालय भी अपनी अपनी टीम गठित कर रहे हैं। पुराने सोशल मीडिया सेल को नई भूमिका दी जा रही है। सभी विभागों में समन्वय भी बढ़ाया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों को भी इससे जोड़ा जाएगा। सूचना साझा करने की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सभी विभागों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। लापरवाही पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, जवाबदेही के लिए जो समय तय किया गया है, अगर उस समय में रिस्पांस नहीं मिलता है तो क्या होगा, यह भी समझिए। भ्रामक पोस्ट पर 2 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। जवाब तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होगा। सभी विभागों के लिए समय सीमा तय की गई है। देर होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। लापरवाही पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट की गई है। त्वरित प्रतिक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। हर शिकायत का समय पर समाधान होगा। सूचना सत्यापन के बाद जवाब दिया जाएगा। जवाब देने की प्रक्रिया नियमित निगरानी में होगी। सरकार सोशल मीडिया की निगरानी के लिए आखिरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है, इस बात को भी समझिए। क्यों सरकार को आवश्यकता पड़ी है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आधी अधूरी जानकारी से भ्रम फैलाया जा रहा है। AI का उपयोग करके अलग अलग प्रेजेंटर्स के चेहरे लगाकर और इस तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं पर गलत दावे किए जा रहे हैं। फर्जी वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। अफवाहों पर रोक लगाने की जरूरत महसूस की गई है। सही जानकारी समय पर देना जरूरी माना गया है और वजह यही है कि लोगों में भ्रम की स्थिति ना बने, क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन पब्लिक के बीच से होता है वो कई बार भारी पड़ जाता है कानून व्यवस्था के लिए। डिजिटल माध्यमों का सही उपयोग हो, तथ्य आधारित संवाद को बढ़ावा दिए जाने की एक कोशिश है। सरकार के स्तर पर सूचना तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया निगरानी के लिए इन दोनों के बीच में संतुलन किस तरीके से बनेगा, यह भी सरकार की ओर से तय किया जा रहा है। इस रिपोर्ट, ये जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण अधिकार है, ऐसा माना गया है और इसे सुरक्षित रखने पर भी पूरी चिंता है। निगरानी का उद्देश्य गलत सूचना, हिंसा और अपराध को रोकना होना चाहिए।
सोशल मीडिया पर कार्रवाई स्पष्ट और तय नियमों के आधार पर ही होनी चाहिए। बिना उचित कारण किसी की आवाज या विचार को दबाया नहीं जाना चाहिए। फर्जी खबर, नफरत फैलाने वाले कंटेंट, साइबर अपराध, इन सब पर कार्रवाई जरूरी है। निगरानी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत अगर उनके पास जाती है तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई भी करनी चाहिए। यूजर्स की निजता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। स्वतंत्रता, सुरक्षा के बीच संतुलन से स्वस्थ डिजिटल समाज बनाने की कोशिश है। एक बड़ी चीज यह भी है कि आप सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ देर तक कोई खास चीज अगर सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी सलून या होटल या किसी पर्टिकुलर विधा में, आयुर्वेद में, ऐसी चीजों को सर्च किया आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर, थोड़ी देर के बाद आप देखना शुरू करेंगे कि आपके पास उसी से जुड़ी पोस्ट ज्यादातर आने लगती हैं। इसी तरीके से जब देश में कोई महत्वपूर्ण मसला होता है, कोई मुद्दा होता है, तो उससे जुड़ी पोस्ट हमारे पास आए, लेकिन जिस तरीके से एआई जनरेटेड वीडियो हम तक, आप तक पहुंचाए जाते हैं, मतलब चेहरा मेरा होगा, आवाज भी मेरे जैसी लगेगी, आपको लगेगा कि ये वंदे राष्ट्र ही चल रहा है, लेकिन वो फैब्रिकेटेड होगा। इस तरीके की स्थितियां हैं और उसमें बड़ी चीज यह है कि चाहे वो सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हों, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, या हम पत्रकार हों जो आपसे रोजाना रूबरू हो रहे हैं, ऐसे ज्यादातर लोगों के चेहरों का इस्तेमाल करके और फर्जी पोस्ट बनाकर, मतलब कुछ का कुछ बताते हुए वो वीडियोस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात है। जो लोग भी इस तरीके का काम कर रहे हैं वो भी सचेत हो जाएं, और अगर आप सोशल मीडिया से अपना तारुफ रोजाना का रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, तो इस बात के लिए जरूर सचेत रहें कि जो जानकारी आप ले रहे हैं वो ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से हो, सही चीजें ही आप तक पहुंचे। अब अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, स्क्रीन टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपको कई तरह की समस्या भी आने वाली हैं या आ चुकी होंगी। ज्यादा मोबाइल पर समय बिताने से आंखों पर असर पड़ता है, यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मोबाइल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से कई और समस्याएं भी पनप रही हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है और वो बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। एक सर्वे हुआ है, इस सर्वे के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। ज्यादातर लोग मोबाइल चलाने से ही इस सर्वे के जरिए फाइंडिंग्स में कमजोर होते पाए गए हैं। और कमजोर कहां हो रहे हैं? हाथों की पकड़, हाथों की ग्रैस्पिंग पावर बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। लोग आने वाले समय में भारी वजन नहीं उठा पाएंगे। मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आंख, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, इन सब पर तो असर डाल ही रहा था, हाथ और कलाई पर भी असर डाल रहा है। यह बेहद चिंता का विषय है। चौंकाने वाली बात यह है कि हाथ की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है और कलाई कमजोर होने की घटनाएं बीते एक साल में सबसे ज्यादा हुई हैं। यानी साल 2025 में लोगों ने बहुत ज्यादा समय मोबाइल पर बिताया है। आप आमतौर पर मोबाइल इस तरीके से पकड़ते हैं जिसकी वजह से आपकी उंगलियों में भी असर आता है, कलाई एक जगह पर रेजिस्ट हो जाती है और आपकी गर्दन और आंख स्ट्रेट रहती है, जिसकी वजह से बॉडी का जो पोस्चर समय के साथ में बदल जाना चाहिए वो बदलता नहीं है और इसी वजह से ये सारी दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। कानपुर स्थित जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों ने जो रिसर्च की है उसमें बड़े खुलासे हुए हैं। विस्तार से समझिए कि क्या क्या चीजें इस रिसर्च में सामने आई हैं। जनवरी से जुलाई के बीच अलग अलग तरीके के मरीजों पर अध्ययन किया गया। 20 से 45 साल के 3200 मरीज जांच में शामिल हुए। मरीजों के हाथ और कलाई में समस्या पाई गई। युवाओं में मोबाइल संबंधित परेशानियां अधिक देखी गई हैं।
मोबाइल से झंझनाहट और सुन्नपन की भी शिकायतें मिली हैं। हाथ का सुन्न हो जाना, कलाइयों का, उंगलियों का मूवमेंट ना होना, कलाई का दर्द, जकड़न, ये सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। कई लोगों के अंगूठे में भी दर्द की समस्या देखी गई है। स्क्रॉलिंग लगातार आप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल देखने से हाथों की पकड़ कमजोर हो रही है। आप जो वजन उठाए हुए हैं वो घंटों तक रील स्क्रॉल करने से हाथ कमजोर कर रहा है। अंगूठे से तेज टाइपिंग की वजह से भी हाथ कमजोर हो रहे हैं। इस अंगूठे का भी एक इस्तेमाल करने की एक सीमा है। लंबे समय तक मोबाइल पकड़ने से दिक्कतें हो रही हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, टेक्स्ट थंब की समस्या सबसे प्रमुख है। ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से भी दिक्कतें हो रही हैं। ज्यादातर समस्याएं एक हाथ से मोबाइल पकड़ने से हैं। जांच में पिंकी फिंगर, स्ट्रेन टेक्स्ट थंब की समस्या मिली है। विशेषज्ञों ने मोबाइल आदतों को मुख्य कारण इसका बताया है। जिस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। अध्ययन ने स्मार्टफोन स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता जाहिर की है। 15% मामले बीते एक साल में बढ़े हैं। युवाओं में सबसे ज्यादा ये समस्याएं बढ़ी हैं। ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से युवा लंबे समय तक लिख भी नहीं पाते, यानी आप जो एग्जाम्स आगे चल करके देने वाले हैं वहां दिक्कत होगी। स्थिति यह है कि बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल पा रहे हैं, दरवाजे का हैंडल घुमाने में परेशानी हो रही है। रोजमर्रा का सामान मजबूती से पकड़ने में दिक्कत हो रही है। आप आए दिन अगर मोबाइल भी आपके हाथ से छूट रहा है तो यह भी आपके लिए एक चिंताजनक बात है। युवा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। युवाओं में बढ़ती मोबाइल की निर्भरता किस कदर है यह भी आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि एक के बाद एक रील देखने का मतलब यह है कि 40-45 मिनट आपके गए। युवा घंटों मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर तरह तरह के काम सब फोन से ही किए जा रहे हैं। कामकाजी लोग लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार ऑफिस के काम मोबाइल से ही करने होते हैं। वर्क फ्रॉम होम में भी मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल अब मनोरंजन का मुख्य साधन बन गया है। टेलीविजन आप लगाते थे एक जगह पर होता था, लेकिन मोबाइल आपके हाथ में है। सोशल मीडिया युवाओं को लगातार आकर्षित कर रही है, जिसकी वजह से वो वीडियो गेम्स, एप्स, ये सब ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा अपनी सेहत को बिगाड़ रहे हैं। डिजिटल सेवाओं से मोबाइल की जरूरत बढ़ी है। लोगों से जुड़े रहने के लिए भी मोबाइल आज एक जरूरत है। इंटरनेट पर जानकारी मिलने से मोबाइल की आदत बढ़ी है। ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, इन सब में भी मोबाइल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तनाव या अकेलेपन से बचने के लिए भी लोग मोबाइल का ही सहारा लेते हैं। एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, आपस में कोई बात नहीं कर रहा, सब अपने अपने मोबाइल पर हैं। लगातार स्क्रॉलिंग से हाथों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। मोबाइल पर निर्भरता स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा रही है। डिजिटल जीवन शैली का शारीरिक असर अब दिख रहा है और यह बहुत तेजी से हो रहा है। मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने वाले लोग कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यह भी हम आपको बताते हैं, जो बीमारियां पनपने वाली हैं या पनप रही हैं। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल से आंखों की रोशनी कम हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। आंखों में सूखापन, जलन और धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से सिरदर्द की भी शिकायत बढ़ती है। माइग्रेन मोबाइल एक वजह है। ज्यादा मोबाइल देखने से गर्दन और कंधों में
दर्द की समस्या पनपती है। गलत मुद्रा में मोबाइल चलाने से रीढ़ की हड्डी पर भी असर पड़ता है। अगर आप लेटे या आधा बैठे हुए हैं, नींद की गुणवत्ता खराब हो रही है, अनिद्रा की समस्या बढ़ रही है। लगातार मोबाइल देखने की वजह से तनाव और चिंता भी बढ़ जाती है। आपने जो देखा वो आपका तनाव बढ़ा सकता है, किसी विषय पर आपकी चिंता हो सकती है। मोबाइल ज्यादा देखने से अकेलेपन की समस्या और ज्यादा बढ़ती है। ज्यादा मोबाइल देखने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। बच्चों और युवाओं में शारीरिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। बैठे बैठे मोबाइल देखने से ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है। हाथ और उंगलियों में दर्द, कमजोरी, ये समस्या भी आपको मोबाइल ही दे रहा है। मोबाइल की लत पढ़ाई और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित कर रही है। देर रात तक फोन चलाने से शरीर की जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जब सोना चाहिए तब आप मोबाइल देख रहे हैं, जब जागने का समय होता है तो आपको नींद आती है। फिर बाकी की दिनचर्या तो आपको पता ही है कि जब आप सुबह समय से नहीं उठे तो उसके बाद किस तरीके की स्थिति बनेगी। अगर आप मोबाइल ज़्यादा देखते हैं तो इस आदत को कम भी किया जा सकता है। और मोबाइल देखने में आपको जो दिक्कतें होती हैं, आदतों में अगर आप बदलाव करें तो आपकी समस्याएं कम हो सकती हैं। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सेहत से जुड़ा मामला है। मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए एक समय तय कर लीजिए। बेवजह आने वाले नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। सुबह उठते ही और सोने से पहले मोबाइल देखने की अगर आपकी आदत है, जो कि ज्यादातर लोगों की होगी, ऐसा मत कीजिए। पढ़ाई और काम के समय फोन को दूर रख दीजिए। आउटडोर खेल और किताबों में समय बिताना शुरू कीजिए। सोशल मीडिया ऐप्स, इनका इस्तेमाल भी सीमित कीजिए। परिवार और दोस्तों के साथ अपना समय बिताइए। अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं, वहां आपके अलावा कोई है, तो उससे रूबरू होकर के बात कीजिए, बजाय इसके कि मोबाइल की जगह व्यायाम या योग का भी सहारा लिया जा सकता है। वो ज्यादा बेहतर विकल्प है। मोबाइल इस्तेमाल करने के दौरान बीच बीच में आप ब्रेक जरूर लें। अगर आपको इस्तेमाल करना मजबूरी है, कई घंटों तक लगातार आप मोबाइल में जुटे रहें, इस चीज से बचिए। दोनों हाथों से मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत आपकी होनी चाहिए। मोबाइल पकड़ने की जो मुद्रा है उसको भी बार बार आपको बदलना चाहिए। टाइपिंग के दौरान अंगूठे पर ज्यादा दबाव ना दें, लेकिन तब आप टाइपिंग कर नहीं पाएंगे उस तरह से जैसे आज की डेट में आप करते हैं। हाथों और कलाई की नियमित एक्सरसाइज करें। बहुत सारे लोग कुछ गैजेट्स लिए रहते हैं जिससे अपनी उंगलियों को वो और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हाथ में दर्द होने पर विशेषज्ञ की सलाह ले लीजिए। अगर उंगली में, कलाई में, हाथ में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास चले ही जाइए, वही सबसे बेहतर है। स्क्रीन टाइम सीमित करना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मोबाइल देखने से अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है, आंखों में जलन हो रही है या पानी आ रहा है या पानी सूख रहा है, आंखें बार बार सूखी सूखी सी लग रही हैं, तो डॉक्टर के पास जाइए। संतुलित डिजिटल आदतों की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अभी तक संतुलित आहार लेना होता था, अब संतुलित डिजिटल प्रैक्टिस ये भी जरूरी है। इसके साथ साथ आप इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि अगर आप घर में हैं और आपका मोबाइल आपके किसी परिवार के सदस्य ने छिपा दिया है, तो जितनी बेचैनी आपको होती है, जितना इरिटेशन आपको होता है, जितनी चिढ़ आपको मचती है, तो आप समझ लीजिए कि आप बीमार हो चुके हैं। बीमार आप हो चुके हैं क्योंकि वो व्यक्ति ये चाहता है कि आप उससे 2 मिनट बात करें, आप उसके साथ में कुछ चर्चा करें, लेकिन आप अपने गैजेट में, अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं जो वर्चुअल है। सही देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, यह भी नहीं पता है आपको। किताब से पढ़ने पर
आंखों की रोशनी बनी रहती है, उसमें आपको एक प्रॉपर रोशनी ऊपर से डालनी पड़ती है। टेबल लैंप लगा करके हमारी पीढ़ी ने पढ़ा है। आज मोबाइल में अपनी अंदर से लाइट आ रही है जो आंखों के बहुत पास है, जो फॉन्ट साइज है वो भी हमारी आंखें 40-45 तक जो लोग पहुंचते थे तो उनकी पास की नजर कमजोर होती थी। आज 18 साल का बच्चा नहीं हो रहा है, 20 साल का बच्चा नहीं हो रहा है और उसकी दूर और पास दोनों आंखें खराब हैं। ज्यादातर बच्चे आपको यंग एज में चश्मा लगाए मिलेंगे। नहीं, अगर उन्होंने चश्मा लगाया है तो जिम जाने की वजह से उनका फूला हुआ शरीर जरूर दिखेगा, लेकिन आए दिन उनकी कलाइयों में, उंगलियों में इस तरीके की दिक्कतें अब आम हो गई हैं। चूंकि ऊर्जा रहती है शरीर में, इसलिए उसका नोटिफिकेशन नहीं देता है शरीर, लेकिन जिस दिन देता है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर के भी केसेस सामने आ रहे हैं। जिम में बैठा हुआ, जिम करता हुआ, कसरत करता हुआ व्यक्ति अचानक हार्ट अटैक का शिकार हुआ जा रहा है। चलते चलते लोगों को पैरालिसिस का अटैक पड़ रहा है। ये सारी चीजें इस मोबाइल से ही आप तक पहुंच रही हैं। इस बात में अगर आपको कोई शक शुबा हो तो बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल एक करके देखिएगा कि आप अपने घर के किसी सदस्य का या सभी सदस्यों का मोबाइल कुछ देर के लिए छिपा दीजिए। 1-1.5 घंटे के बाद स्थिति वो होगी कि सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की स्थिति में पहुंच जाएंगे। यह बताने का मकसद आपके परिवार में झगड़ा करवाना नहीं है, बल्कि आप किस कदर अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो चुके हैं, इसका सबसे सटीक उदाहरण आप किसी भी समय अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि इस तरीके से यह राष्ट्र बिखर जाएगा, क्योंकि आप अपने परिवार से ही बिखराव मोल ले रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जुड़े रहें मोबाइल से अलग, लोगों से, ताकि इस राष्ट्र का वंदन होता रहे। वंदे राष्ट्र।